Hello students, welcome back to the class of chemistry. We will continue with lesson 2, is matter around us pure? And in today's class we will talk about the remaining two methods which are used to separate components of a mixture, and these are distillation and fractional distillation. अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सी वाटर जो कि एक सोल्यूशन है उसके कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना हो तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, राइट? सी वाटर बेसिकली होता क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट्स। तो वाटर अलग करना है, सॉल्ट्स अलग करना है। अगर हमें दोनों को सेपरेट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो आंसर आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, राइट? इवेपोरेशन बेसिकली यूज़ होता है जहां हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट से अलग करना हो एक सोल्यूशन में। सोल्यूशन बेसिकली है क्या? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और वी कैन से सोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो हम उसको इवेपोरेशन की हेल्प से सेपरेट करते हैं। उसमें होता क्या है कि हम सोल्यूशन को हीट करते हैं, जो वाटर है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल का मतलब उसकी वेपर्स बनेंगी, तो वाटर वोलेटाइल होगा, वो वहाँ से निकल के एयर में चला जाएगा, दैट मीन्स वाटर विल बी लॉस्ट। और जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो हमारे पास बैटरी डिश या जिसमें भी हम हीटिंग कर रहे हैं उसमें रह जाते हैं, राइट? तो ये तो इवेपोरेशन है। अब अगर आपसे कहा जाए कि हमें क्या करना है, हमें सोल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स चाहिए। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, वाटर इज बीइंग लॉस्ट, वाटर तो हमारा सारा का सारा एटमॉस्फेयर में चला गया वेपर्स बन के, हमें सिर्फ सॉल्ट मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये टास्क हो कि हम सी वाटर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करें और दोनों कंपोनेंट्स मिले, मतलब सॉल्ट भी मिले और वाटर भी मिले, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? तो द आंसर इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में यूज़ होता है। अब लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जहाँ पे सॉल्वेंट यानी कि जो पार्ट मेजर होता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में हो। तो ऐसे सारे सॉल्यूशन जिनकी फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड आ रही हो, यानी जो देखने में लिक्विड स्टेट में हो, फिजिकल स्टेट जिनकी लिक्विड हो, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हमारे कहलाते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। तो लिक्विड सॉल्यूशंस अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम सॉल्यूट सॉलिड भी ले सकते हैं और हम सॉल्यूट को लिक्विड भी ले सकते हैं। यानी अगर हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशंस हमारे दो तरह के हो सकते हैं। पहला, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड यानी कि अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है इन लिक्विड, और लिक्विड हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट। या फिर लिक्विड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड आ रहा है। तो इन कंपोनेंट्स को यानी लिक्विड सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। सॉलिड इन लिक्विड का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सॉल्ट प्लस वाटर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इट कैन बी एसीटोन प्लस वाटर, या फिर अल्कोहल प्लस वाटर, या फिर मिल्क प्लस वाटर। यानी सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है। अब अगर हमसे कहा जाए कि हमें टैप वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करना है, टैप वाटर और प्योर वाटर, डिफरेंस क्या है टैप वाटर और प्योर वाटर में? जो टैप वाटर है उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो प्योर वाटर है उसके अंदर कोई भी सॉल्ट्स नहीं होंगे। यानी हम कह सकते हैं टैप वाटर माइनस सॉल्ट्स, जो भी उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू प्योर वाटर। तो टैप वाटर को अगर हमें प्योर वाटर में कन्वर्ट करना है, यानी उसमें से सॉल्ट्स को रिमूव करना है, तो हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, राइट?
अब अगर हम यहाँ पे इवेपोरेशन यूज़ करते तो हमें वाटर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इवेपोरेशन के प्रोसेस में हम क्या देख रहे थे कि वाटर जो है वो सारा का सारा वेपर फॉर्म में निकल के एटमॉस्फेयर में जा रहा था, तो हमें वाटर तो मिल ही नहीं रहा है। तो टैप वाटर से अगर हमें प्योर वाटर ऑब्टेन करना है, इसमें से सॉल्ट्स को रिमूव करना है, तो हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करेंगे, राइट। हम टैप वाटर को प्योर वाटर में डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं, और जो प्योर वाटर इस प्रोसेस से हमें ऑब्टेन होगा उस वाटर का नाम है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर सुना भी होगा आपने। जो घरों में बैटरीज यूज़ होती हैं, इन्वर्टर के लिए बैटरीज यूज़ होती हैं, या फिर कार की जो बैटरीज हैं उसके अंदर जो पानी डाला जाता है दैट इज़ बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर हमें डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ही मिलता है। और कैसे मिलता है? आइदर रेन वाटर या फिर टैप वाटर। उसमें जितने भी डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, जब हम उसको रिमूव कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, जो सेपरेशन का बेसिकली एक मेथड है, हम सारे के सारे सॉल्ट्स को वहाँ से रिमूव कर देंगे, तो जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा वो होगा प्योर वाटर, दैट विल बी कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ सॉल्ट्स। डिस्टिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम डिस्टिलेशन को बोलते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड सोल्यूशन टू फॉर्म वेपर्स एंड देन cooling the vapors to get back the liquid, and this liquid is called distillate, right। कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे? एक लिक्विड सोल्यूशन को हीट करेंगे। लिक्विड सोल्यूशन को हम हीट करते हैं, ठीक है ना। हीटिंग का प्रोसेस हो रहा है, और जब लिक्विड हीट होता है या लिक्विड सॉल्यूशंस हीट होते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो वेपर फॉर्म में आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। और इसी वेपर्स को अगर हमें वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस हमें पता है, वो कहलाता है कंडेंसेशन, या जिसको हम कहते हैं कूलिंग का प्रोसेस। तो वेपर्स को अगर हम कूल कर लें तो वी विल गेट बैक द लिक्विड। तो डिस्टिलेशन वाटर को प्यूरिफाई करने में तो यूज़ हो ही रहा है, यानी हम उसमें से डिज़ोल्व सॉल्ट्स को या सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं और प्योर वाटर ऑब्टेन कर रहे हैं, जिसको हम डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। साथ ही साथ डिस्टिलेशन दो मिसिबल लिक्विड्स को भी सेपरेट करने में यूज़ होता है। अब मिसिबल का मतलब क्या है? यानी हम दो लिक्विड्स लें, यानी दो सॉल्वेंट्स हमने लिए, दो लिक्विड्स हमने लिए, और हम उनमें उनको आपस में मिक्स कर दें और वो कंप्लीटली मिक्स होकर एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन कर लें, राइट। जैसे अल्कोहल और वाटर को अगर हम मिक्स करेंगे, अल्कोहल भी हमारा लिक्विड है, वाटर भी हमारा लिक्विड है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे आपस में तो दोनों एक दूसरे में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और जो सोल्यूशन बन के आएगा उसको हम बोलेंगे मिसिबल सोल्यूशन या फिर मिसिबल लिक्विड्स। यही आप ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करके देखिए तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर के ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है, यानी दो डिफरेंट लेयर्स बन के आती हैं। तो जब दो लिक्विड आपस में डिज़ोल्व ना हो रहे हो, मिक्स ना हो रहे हो, और दो या उससे ज़्यादा लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो ऐसे लिक्विड्स कहलाते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि डिस्टिलेशन जो है वो दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में भी यूज़ होता है, राइट। जैसे अल्कोहल और वाटर, एसीटोन और वाटर, बेंजीन और एनिलीन, इन दोनों का भी जो सोल्यूशन बनेगा या मिक्सचर बनेगा वो कहलाएगा मिसिबल सोल्यूशन, यानी दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद सिंगल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। अब सपोज अगर हमने एक मिसिबल लिक्विड्स लिए हैं और उनको आपस में हमने मिक्स करके सोल्यूशन बनाया है, और वो लिक्विड्स अगर हमारे हैं एसीटोन और वाटर, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा एक ऐसा सोल्यूशन जिनमें दोनों लिक्विड्स जो हैं वो मिसिबल हैं, ठीक है। अब हमारे पास तो सोल्यूशन बन गया, एसीटोन और वाटर का सोल्यूशन बन के आ रहा है। अब हमें इस सोल्यूशन में से एसीटोन को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, यानी दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। तो हम डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करेंगे।
एसीटोन और वाटर का जो सोल्यूशन बन रहा है, अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि इसमें से सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो रूल वही लगेगा कि जो लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो वाटर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एसीटोन ही सॉल्यूट फॉर्म में रहता है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट फॉर्म में रहता है। ये जो सोल्यूशन बन के आया है इसको हम बोलेंगे मिसिबल लिक्विड्स का सोल्यूशन बना है हमारे पास। हम एक्चुअली सेपरेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर हमें एसीटोन और वाटर दोनों को सेपरेट करना है तो हमने कहा दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। हर साइंटिफिक मेथड किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो अगर हम बात करें कि डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, तो पहला जब हमने बात करी थी फर्स्ट वाले में, जहाँ पे हमारे सॉल्यूट जो था वो सॉलिड था और सॉल्वेंट लिक्विड था, तो वहाँ तो हम यही बात कर रहे थे कि जो भी हमारे सॉल्यूट्स हैं, सॉलिड सॉल्यूट्स होते हैं, वो नॉन वोलेटाइल होते हैं और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है, हम उसको सेपरेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों हमारे लिक्विड्स हैं, और अगर लिक्विड्स हैं तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, किस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे? तो जिस तरह से सॉलिड की प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट होती है, वैसे ही लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट्स, और लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो एसीटोन और वाटर को अगर हमें डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट करना है तो जो प्रिंसिपल इस पे एप्लीकेबल होगा वो होगा डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लिक्विड्स। यानी इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है हम उसी का एडवांटेज लेके दोनों कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अब होगा क्या, जब हम डिस्टिलेशन का पूरा सेटअप रेडी करेंगे तो हम एक फ्लास्क लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। हम इस सोल्यूशन को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब हम सोल्यूशन को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे एसीटोन और वाटर के केस में 56 इज़ लेसर देन 100, तो यानी बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन का वाटर से कम है, तो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर्स पहले बनेंगी, फ्लास्क के अंदर वेपर्स बनेंगी, और यू नो कि हॉट वेपर्स या गैसेस राइजेस अप, तो वो ऊपर की तरफ राइज करेंगी फ्लास्क में, और फिर हम उनको कंडेंसर के थ्रू कूल डाउन करेंगे और एक अलग फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे। हम पूरे सेटअप में थर्मोमीटर भी यूज़ करते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं कि जो एसीटोन है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, तो पूरे सेटअप का टेम्परेचर इतना ही मेंटेन रहे। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आया कि डिस्टिलेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द difference in boiling point of the liquids which are present in the solution. So the one which is having lesser boiling point will vaporize first and will be collected in the form of distillate, right? तो ये है प्रोसेस डिस्टिलेशन का, जिसमें हम दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर रहे हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब डिस्टिलेशन जो है वो कई टाइप्स का होता है। हमने जब हेडिंग दी थी तो भी हमने यहाँ लिखा था डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ करेंगे और डिस्टिलेशन हम कब यूज़ करते हैं? बेसिकली हम लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट की रेंज देखते हैं। अगर हमने जो दो लिक्विड्स ले रखे हैं जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है, जिसको हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर डिफरेंस जा रहा है, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर लेंगे। लेकिन अगर लिक्विड्स जो हमारे सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं वो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कभी कभी डिफरेंस बहुत ही नैरो होता है, 1 डिग्री सेल्सियस का ही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है लिक्विड्स के बीच में, इनको हम बोलते हैं बहुत ही नैरो डिफरेंस होना बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो अगर वो डिफरेंस बहुत ही नैरो है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों ही मेथड जो है वो मिसिबल लिक्विड सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में यूज़ होते हैं। बट डिस्टिलेशन जो है वो हम तब यूज़ करेंगे जब दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में एक अच्छा खासा डिफरेंस होगा।
जिसको हम एक सेट अगर वैल्यू लेके चलें तो हम कहते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एसीटोन और वाटर की बात करें तो हमने एसीटोन में कहा था एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो हम इनको सेपरेट करना हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। लेकिन अगर अल्कोहल और वाटर का हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, उनको सेपरेट करना है तो फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। और एनसीईआरटी में भी आपके यही दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। डिस्टिलेशन में उन्होंने एसीटोन और वाटर का सेपरेशन दिखाया है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उन्होंने अल्कोहल और वाटर का सेपरेशन दिखाया है। अल्कोहल में भी इथाइल अल्कोहल, राइट, याद रखिएगा अल्कोहल भी कई तरह के होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, हमारे सारे अल्कोहल हैं। तो अगर इथाइल अल्कोहल और वाटर के सॉल्यूशंस में इथाइल अल्कोहल अलग करना है और वाटर अलग करना है तो फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। तो हम एक बार क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कंपेयर करके देख लेते हैं कि उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कंपेयर करके देख रहे हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, चाहे हम डिफरेंसेस लिखें और चाहे कंपैरिजन लिखें, हम सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखते हैं। तो हमने डिस्टिलेशन की जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, डिस्टिलेशन को सिंपल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन बेसिकली इट इज़ यूज टू सेपरेट टू मिसेबल लिक्विड्स, जो भी हम बात कर चुके हैं कि अगर दो मिसेबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने में डिस्टिलेशन यूज होता है, हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। और उसको हमने एक सेट वैल्यू ले ली कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। तो ऐसे दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में डिस्टिलेशन यूज़ होगा जहाँ लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस हो। और यही अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेसिकली यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स। यानी दोनों में ये सिमिलैरिटी तो है कि दोनों जो है वो मिसेबल लिक्विड्स को ही सेपरेट करने में यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों लिक्विड में जो बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। उससे कम होगा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जहां हम डिस्टिलेशन की बात करते हैं कि डिस्टिलेशन यूजेस अ सिंपल सेटअप, जहां पे हम सिर्फ दो फ्लास्क यूज़ करते हैं और एक कंडेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक फ्लास्क हमारा वो होगा जिसमें हम सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे और दूसरा वो होगा जिसमें हम अपने कम बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट को कलेक्ट करेंगे, तो वो रिसीवर कहलाता है। और कंडेंसर जो है वो वेपर्स को कूल डाउन करने का काम करती है। तो पूरे सेटअप में हमारे बहुत ज़्यादा एपरेटस यूज़ नहीं हो रहे हैं, दो फ्लास्क है और एक कंडेंसर है। लेकिन जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेटअप आता है, ठीक है, विद अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अलॉन्ग विथ फ्लास्क एंड कंडेंसर। कि फ्लास्क और कंडेंसर तो होंगे ही होंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लगी होती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अभी जब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तब हम बात करेंगे कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है। और बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और फ्रैक्शनल वर्ड वहाँ से भी आता है जहाँ हम सोल्यूशन के अलग अलग कंपोनेंट्स को या फ्रैक्शंस को कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट कह रहा है सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर। हम देख चुके हैं कि वाटर में से अगर इम्प्योरिटीज़ को, सॉल्ट्स को हमें रिमूव करना हो तो हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास मिक्सचर है बेंजीन और एनिलीन का, उसको अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमने एक और एग्जांपल किया था कि एसीटोन और वाटर, अगर एसीटोन और वाटर का हमने सोल्यूशन बना रखा है और उस सोल्यूशन में से एसीटोन और वाटर को सेपरेट करना है तो भी हम डिस्टिलेशन करते हैं। बेंजीन का देखिए बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस, एनिलीन का कितना आ रहा है 184 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो 104 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। तो
104 के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस में हम कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो हम सिंपल डिस्टिलेशन से बेंजीन और एनिलीन के मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर लेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है ना, जब हमें क्रूड ऑयल मिलता है तो क्रूड ऑयल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें डीजल भी होता है, उसमें पेट्रोल भी होता है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज़ होता है। ठीक है, या फिर अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्यूरिफिकेशन करना हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन फॉर एग्जांपल अल्कोहल से अगर हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल ऑब्टेन करना है, इथाइल अल्कोहल से एब्सोल्यूट अल्कोहल, दोनों में डिफरेंस क्या है? इथाइल अल्कोहल में वाटर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, हो सकता हो कुछ और लिक्विड्स भी उसके अंदर प्रेजेंट हो, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, लेकिन एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है 100% प्योर अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमें वाटर को सेपरेट करना है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन भी हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, यानी उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं। इम्प्योरिटीज़ वाटर की भी हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज़ और दूसरे सब्सटेंसेस की भी हो सकती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें प्यूरिफिकेशन करना है, लिक्विड्स को सेपरेट करना है विथ वेरी नैरो बॉइलिंग पॉइंट, अगर ऐसे लिक्विड का मिक्सचर हमारे पास है जहाँ बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, और उन लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। एंड समटाइम्स ये डिफरेंस इज इवन लेस देन 25 के का मतलब होता है केल्विन। आपने टेम्परेचर स्केल पढ़े होंगे, 3 है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। हम साइंटिफिक स्केल की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम केल्विन स्केल की बात करते हैं। आप 25 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी। तो कभी कभी डिफरेंस इतना कम होता है दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में कि वो 25 केल्विन या उससे भी कम हो सकता है। तो जब डिफरेंस बहुत ही कम होगा, जिसको हम कहते हैं नैरो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, नैरो यानी बहुत कम रेंज है बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस में, देन वी विल यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे क्लासेस में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि हमें एक कोई कंपाउंड बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए है, उसमें से वाटर को या वाटर वेपर्स को या इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों लिक्विड्स में, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन आप यूज़ करेंगे, तो द आंसर इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये सारे थे डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ दीज टू थिंग्स, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी 2.8 का सेटअप है, जहाँ पे वो दो मिसिबल लिक्विड एसीटोन और वाटर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस डिस्टिलेशन, राइट। तो इसमें जो सेटअप रेडी किया गया है, डिस्टिलेशन में हमने पहले भी बात करी थी कि 2 फ्लास्क और 1 कंडेंसर यूज़ होता है, तो वही सिंपल सेटअप इस पूरी एक्टिविटी में रेडी किया गया है। एक फ्लास्क लिया गया है जिसको लेबल किया है डिस्टिलेशन फ्लास्क, राइट। डिस्टिलेशन फ्लास्क किस तरह का फ्लास्क होता है ये डिस्टिलेशन? इसका बॉटम देखिएगा नीचे से राउंड है, तो बेसिकली एक राउंड बॉटम की तरह, राउंड बॉटम फ्लास्क की तरह ये फ्लास्क होता है। और राउंड बॉटम इसलिए दिया जाता है ताकि यूनिफॉर्म हीटिंग हो, राइट। और इसके एक साइड आर्म है, और उस साइड आर्म से आप देखिएगा तो कंडेंसर पूरा अटैच्ड है, ठीक है। एक कंडेंसर लगा हुआ है, उन्होंने उसको लेबल भी किया है कंडेंसर, वाटर कंडेंसर, और इस कंडेंसर का नाम इसके साइंटिस्ट के नाम पर है, लीबिग कंडेंसर। तो जो कंडेंसर यूज़ होता है वो है लीबिग कंडेंसर। इस कंडेंसर का रोल यही है कि जो वेपर्स पहले यहाँ फ्लास्क में जनरेट होंगी वो इसी कंडेंसर के थ्रू कूल डाउन होंगी, और कूल डाउन होने के बाद एक और उन्होंने यहाँ पे बीकर लगा रखा है, बीकर भी यूज़ करते हैं, फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके अंदर एसीटोन कलेक्ट कर रहे हैं, लेबल किया हुआ है एसीटोन, राइट। तो ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है ये एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, एंड दैट स्टैंड इज कॉल्ड ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड कहलाता है, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड।
ट्राई मीन्स होता है 3 और पॉड मीन्स लेग्स, तो 3 लेग होते हैं इसके ट्राईपॉड स्टैंड। और एक इन्होंने यहाँ पे बर्नर भी दिया है जो बेसिकली हीट का सोर्स है। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हीट करेंगे। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, 56 डिग्री सेल्सियस है। फ्लास्क के साथ एक थर्मोमीटर भी अटैच कर रखा है। जैसे ही हम हीट करेंगे और टेम्परेचर की रीडिंग 56 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगी तो कुछ टाइम के लिए ये रीडिंग कांस्टेंट हो जाएगी और एसीटोन जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बॉयल होना शुरू होगा फ्लास्क के अंदर, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो वेपर्स कंडेंसर के थ्रू पास होके कंडेंस होके कूल डाउन होके यानी वापस लिक्विड में कन्वर्ट होके और बीकर में कलेक्ट हो जाएंगी। हमें ये भी ध्यान रखना है हीटिंग करते हुए कि जब टेम्परेचर थर्मोमीटर में 56 डिग्री सेल्सियस दिखाए तो उसको टेम्परेचर को वहीं पर ही मेंटेन करना है और हीटिंग बढ़ानी नहीं है और हीटिंग फास्ट नहीं करनी है। टेम्परेचर हम 56 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखते हैं और एक बार जब सारा एसीटोन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा 56 डिग्री सेल्सियस पे हम एसीटोन कंपोनेंट को इस मिक्सचर से अलग कर लेंगे। उसके बाद हम फिर बीकर दूसरा लगा के, अगर हमें वाटर भी चाहिए क्योंकि हम यूजुअली डिस्टिलेशन के प्रोसेस में दोनों कंपोनेंट को ही रखते हैं या ऑब्टेन करते हैं, तो हम एक दूसरा बीकर लगाएंगे। फिर टेम्परेचर हम बढ़ाना शुरू करेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही टेम्परेचर पहुँचेगा वैसे ही जो दूसरा कॉम्पोनेंट है इस मिक्सचर का यानी कि वाटर, वो सारा का सारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके अगेन कंडेंसर के थ्रू कंडेंस होके यानी कि वो जो वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी और हम फ्लास्क में उनको कलेक्ट कर लेंगे। आपको कंडेंसर में एक चीज़ और दिख रही होगी, वाटर आउटलेट दिखाया है और वाटर इनलेट होता है। वाटर आउटलेट और वाटर इनलेट होता क्या है, इसके साथ रबर की पाइप्स लगी होती हैं, ठीक है। जो वाटर इनलेट है जहाँ दिखाया है कोल्ड वाटर इन, ये कहलाता है वाटर इनलेट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको टैप के साथ कलेक्ट करते हैं। टैप के साथ कलेक्ट करते हैं, ठंडा पानी कंडेंसर पे गिरता रहेगा। होता क्या है, जब हॉट वेपर्स आती हैं तो कंडेंसर भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, तो कंडेंसर को हमें ठंडा रखना है, उसको कूल डाउन करना है। तो किसी भी चीज़ को कूल डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर ठंडा पानी गिराते हैं। तो जो कोल्ड वाटर इन दिखाया है वो कोल्ड वाटर बेसिकली क्या करेगा, इस कंडेंसर को कूल डाउन करने में हेल्प करेगा और जितना वाटर जब इसकी सरफेस से कंडेंसर की सरफेस से टकराएगा तो वो वापस से गर्म भी हो जाएगा। तो एक वाटर आउटलेट भी लगा रखा है जो जाके वाटर आउटलेट जो यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ एक रबर की पाइप अटैच रहती है, इसके साथ भी एक रबर की पाइप अटैच रहती है और वो पाइप का जो सिरा है वो सिंक में जाके डाल देते हैं और जितना गर्म पानी है वो सारा का सारा सिंक में निकल जाता है। तो समटाइम्स दिस इज ऑल्सो आस्क कि वाटर इनलेट किससे कनेक्ट होता है, तो वाटर इनलेट बेसिकली टैप से कनेक्ट होता है। कोल्ड वाटर वहाँ से आएगा, टैप वाटर वहाँ से आएगा। और जो वाटर आउटलेट है वो वाटर आउटलेट आपका सारा का सारा जाता है कहाँ पे, सिंक में। यानी पानी जब कंडेंसर से टकरा के गर्म होगा तो वो सारा गर्म पानी सिंक में निकलता रहेगा। तो आई होप थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कि हम किस तरह से डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हीट कर रहे हैं। एसीटोन जो है 56 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होके कंडेंसर के थ्रू कूल डाउन होके और सारा का सारा जो रिसीवर कहलाता है उस रिसीवर के अंदर, या जो यहाँ पे रिसीवर के फॉर्म में इन्होंने बीकर बनाया हुआ है उस बीकर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम मिसेबल लिक्विड सोल्यूशन। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के सेटअप और डिस्टिलेशन के सेटअप को अगर हम कंपेयर करें तो एक डिफरेंस दिख रहा है बहुत क्लियरली कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ हुआ है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है अगर हमसे पूछा जाए तो बेसिकली अगर ध्यान दीजिए तो एक लॉन्ग वर्टिकल ग्लास ट्यूब है। लॉन्ग है, लंबा सा होता है और वर्टिकल लेंथ वाइज आ रहा है। ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है जिसके अंदर ग्लास बीड्स भरे होते हैं, ठीक है ना। तो लेबल किया हुआ है उसके अंदर कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और सर्कल सर्कल बना रखे हैं जो बेसिकली ग्लास बीड्स होती हैं। अब हमने बात करी थी कि डिस्टिलेशन जो है उन लिक्विड्स को सेपरेट करने में यूज़ होता है जहाँ बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा डिफरेंस है, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस या उससे ज़्यादा डिफरेंस है तो हम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस हो। तो फिर क्या होगा, हमने हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर मिक्सचर को गर्म करना शुरू किया, राइट। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा
वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरा कंपोनेंट है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है, बहुत जल्दी ही वो दूसरा भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उन वेपर्स को कंडेंसर के थ्रू पास करके और कूल डाउन करके और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें। हमें कंडेंसर के साथ साथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि वो वेपर्स जो जनरेट हो रही हैं उस लिक्विड की जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो बहुत ही क्विकली जो है वो कूल डाउन हो जाए सारी वेपर्स। इसलिए हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यूज़ करते हैं और उसके अंदर ग्लास बीड्स भर देते हैं। ग्लास बीड्स करती क्या है कि बेसिकली एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं कि जो हॉट वेपर्स हैं वो उनके साथ टकराएंगी, कूल डाउन हो जाएंगी और कंडेंस हो जाएंगी बहुत ही तेज़ी के साथ। और उसके बाद फिर जब वो कंडेंसर में आएंगी तो अगेन और अच्छे से वो कंडेंस होके कूल डाउन होके और जो रिसीवर लगा रखा है उस रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, आप कैसे डिफाइन करोगे कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ लॉन्ग वर्टिकल ग्लास ट्यूब फिटेड विद ग्लास बीड्स एंड द रोल ऑफ ग्लास बीड इज टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर हॉट वेपर्स टू कूल डाउन एंड कंडेंस रिपीटेडली, राइट। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हाइट कितनी होगी, इसके बारे में कोई बात एनसीईआरटी ने नहीं करी है, लेकिन ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हाइट कितनी होगी। ये हाइट डिपेंड करती है कि जो लिक्विड्स हमने ले रखे हैं फ्लास्क के अंदर, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में कितना डिफरेंस है। जितना नैरो डिफरेंस होता जाता है, यानी डिफरेंस जितना कम होता जाएगा, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हाइट उतनी ही बढ़ती जाती है। यानी ग्लास बीड्स जो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वो ग्लास बीड्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो जितना नैरो डिफरेंस होगा, जितना कम डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में, लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में, उतना ही ज़्यादा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हाइट आएगी। तो आई होप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का आपको यूज़ समझ में आ गया होगा कि हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर सेम है जैसा डिस्टिलेशन में हो रहा था, कि हम डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर मिक्सचर को हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर फॉर्म में आएगा, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू पास होगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अलग अलग टेम्परेचर जोन्स भी बनती हैं। नीचे की तरफ का जो एरिया होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर की तरफ मूव करते चले जाते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होता चला जाता है, ठीक है ना। और साथ में थर्मोमीटर लगा रखा है ताकि हम टेम्परेचर को ऑब्जर्व करते रहें कि किस टेम्परेचर पे आके हमें उस टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है या फिर हीट की सप्लाई को रोकना है। और हमारा लिक्विड जो वेपर फॉर्म में आ रहा है, जो पहले कन्वर्ट होगा, वो ग्लास बीड से टकरा के भी कूल डाउन होगा, और फिर वो कंडेंसर के थ्रू पास होगा तो भी कूल डाउन होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो रिसीवर लगाया है उसका शेप देखिए थोड़ा सा अलग है, जिसमें वो प्योर लिक्विड दिखा रहे हैं, प्योर लिक्विड कॉम्पोनेंट कलेक्ट हो रहा है, कोन शेप का दिखा रखा है, जिसको हम कोनिकल फ्लास्क भी बोलते हैं, राइट। तो कोनिकल फ्लास्क है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे एक छोटे साइज का राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ किया जाता है, जिसको आरबी फ्लास्क कहते हैं। जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है वो भी राउंड बॉटम है। राउंड बॉटम का मतलब जो नीचे है, बॉटम जो साइड है फ्लास्क का, जो नीचे का हिस्सा है वो राउंड शेप का होगा, इसीलिए इसको कहते हैं राउंड बॉटम। और इसी तरह छोटे छोटे साइज के भी फ्लास्क आते हैं जिनका बॉटम पोर्शन जो होता है वो राउंड शेप का होता है, तो उसे बोलते हैं राउंड बॉटम या आरबी फ्लास्क। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम एक प्योर कंपोनेंट को कलेक्ट करने के लिए, आइदर वी यूज़ आरबी फ्लास्क और कोनिकल फ्लास्क जो इस डायग्राम में यूज़ हुआ है, या फिर बीकर। एक बार हमें पहला वाला यानी वो वाला कंपोनेंट मिल जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो फिर हम उसको इसी फ्लास्क में कलेक्ट करके सेपरेट कर लेंगे। अगेन टेम्परेचर हम राइज करना शुरू करेंगे, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, जैसे इसमें अल्कोहल और वाटर को सेपरेट कर रहे हैं, तो अल्कोहल का जो टेम्परेचर है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इथाइल अल्कोहल पहले वेपराइज फॉर्म में आएगा,
और रिसीवर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर टेम्परेचर को हम राइज करना शुरू करते हैं, यानी हीट की सप्लाई हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, थर्मोमीटर में शो होगा कि टेम्परेचर कहाँ पे पहुंचा। और जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वाटर भी हम एज अ डिस्टिलेट कलेक्ट कर लेंगे, यानी वाटर की भी वेपर्स बनेंगी, वो कूल डाउन होंगी और उसको एक हम सेपरेट रिसीवर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। एंड दिस वे वी विल सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो डायग्राम भी पूरा ड्रॉ करने को दे दिया जाता है कि आप डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए कि किस तरह से आप इथाइल अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करोगे। तो इथाइल अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। तो डिफरेंस की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, उसके साथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाएंगे और उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को लीबिग कंडेंसर के थ्रू हम कलेक्ट करेंगे, जो वेपर्स को कूल डाउन करने का काम करता है। और उस कंडेंसर का जो एक एंड है उसके साथ हम रिसीवर को अटैच कर देंगे और कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गई होगी बात कि हम किस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये कंप्लीट आपको पूरा सेटअप दिखा रहा है कि किस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गई होगी आपको बात कि डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है और हम कब डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे और कब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। इनफैक्ट जितने भी आपने मेथड्स पढ़े हैं सेपरेशन के, वो आपको सोचना है कि कोई भी एग्जाम्पल आपको अगर दे रखा है, जैसे आपको दे रखा हो कि सॉल्ट और वाटर सेपरेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, या फिर आयरन और सल्फर का मिक्सचर अगर दे रखा है तो हम कैसे करेंगे। तो आपको देखना है कि किस तरह के देखेंगे आप, किस तरह से कि जो आपको दे रखा है सैम्पल में जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं उनका नेचर क्या है, उनके नेचर के बेसिस पर ही हम उनको सेपरेट करेंगे। जैसे अभी जो लास्ट हमने पढ़ा, अगर हमें इस तरह का सोल्यूशन या मिक्सचर दे रखा है जो एक मिसेबल सोल्यूशन बन के आ रहा है, यानी लिक्विड्स आपस में मिक्स हो रहे हैं और अच्छे से एक दूसरे में डिजोल्व हो रहे हैं, उनको सेपरेट करना है तो ऑब्वियस बात है उनको हम सेपरेटिंग फनल से नहीं कर सकते, क्योंकि सेपरेटिंग फनल हम इन इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं। हम इवेपोरेशन से भी नहीं कर सकते, हम और किसी भी मेथड से मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। जो मेथड यूज़ होगा वो है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो दो मिसिबल लिक्विड के सोल्यूशन को सेपरेट करने में यूज़ होता है। तो सारे आपको जो मेथड ऑफ सेपरेशंस हैं वो भी पता होना चाहिए और कहाँ पे उसको हम यूज़ करेंगे, यानी किन सैम्पल्स के साथ हम उनको यूज़ करेंगे, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। कभी कभी हम 2 या उससे ज़्यादा भी मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ कर लेते हैं एक सैम्पल के कॉम्पोनेंट को सेपरेट करने के लिए। तो दिस इज़ डन फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, कि हम किस तरह से एयर के कंपोनेंट्स को अगर हमें सेपरेट करना हो, एयर को प्यूरिफाई करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।